हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। बेसिक मैथ्स का हमारा 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और ये नोट्स वगैरह आपको मैंने बता दिया है प्रोसेस की कैसे आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आप आ जाइए। अभी तक हम काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं और उसमें से लास्ट वाली क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी, ठीक है, उसका भी लेक्चर हमने कर लिया है, जो टॉपिक था हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, और आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन एंड ग्राफ्स रहेगा। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड ग्राफ्स रहेगा। ओके, चलो ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं सबसे पहले। इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है? लाइक आपने नॉर्मली देखा होगा कि या फिर 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, समीशन। समीशन या एडिशन, है ना। बहुत सारे नंबर्स होते थे, है ना। मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकालते थे, है ना। मीन निकालते थे, एवरेज निकालते थे। तो सभी नंबर्स का समीशन करते थे, पता हो तो आपको, और इनका डिवाइड देते थे, है ना, एवरेज आती थी। वैसे ही जो समीशन का काम है ना, समीशन का काम याद करो, वहां पे आप ये सिंबल यूज करते थे। दिख रहा है ये रेड कलर में? नहीं दिख रहा होगा, देखो येलो में देखो। ये वाला जो सिंबल यूज करते थे ना तुम, ये समीशन के लिए यूज करते थे। ऐसे याद करो, समीशन ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ इंटू एक्स, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो सबमिट मतलब उनको ऐड करने का काम करता था वो। सभी नंबर्स को क्या करता था वो? ऐड करता था। ठीक है, तो ये भी एक तरह से, अच्छा यहां पे देखो दिया भी है कि जो इंटीग्रेशन में इसकी जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है कि कैलकुलस में, ये देखो ये जो सिंबल था ना हमारा, ये यूज करते थे हम डिस्क्रीट वैल्यूज को सबमिट करने, ऐसे ऐड करने के लिए। ओके, सिमिलरली वैसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन को या कंटिन्यूअस फंक्शंस का सबमिशन करने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं ना, उनके सबमिशन का, उनका मान लो जैसे ये कोई पार्ट है आपका, ठीक है, ये कोई लेंथ है, तो इस लेंथ के जो टुकड़े हैं इनका सबमिशन वगैरह करना है आपको, या फिर इसका कुछ एरिया वगैरह निकालना है। मान लो इस टुकड़े की वजह से इतना एरिया आया, तो हर टुकड़े की वजह से इतना इतना एरिया आ रहा होगा, तो सभी के एरिया को ऐड वगैरह करना है, तो हम इस इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन को इस साइन से दिखाते हैं, ऐसे। ये इसका सिंबल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सिंबल समझ में आया? जैसे समीशन में हम 10th क्लास में वहां पे वो यूज करते थे, वैसे समीशन का तो यहाँ पे ऐसा यूज करेंगे हम। ठीक है, नॉर्मली। और सभी किसी भी फंक्शन को ऐड करने के लिए या फिर समीशन करने के लिए एक तरह से, ठीक है, उसके लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ओके, इंटीग्रेशन क्या है? सिंपल है। यदि आपने डिफरेंशिएशन समझ लिया तो उसी का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, अच्छा सर, याद करो वहां पे हम लिखते थे डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा कुछ भी मान लो, किसी भी नंबर के, कोई भी आपका वेरिएबल है, जैसे y इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, कुछ भी हो गया आपका ना, तो इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब रिवर्स प्रोसेस, ये तो आपका डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन में सिंपली आप कर पाओगे, जैसे आपको यहाँ पे dx निकालना है तो y dt करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, इस तरीके से। मतलब ये जो साइन है ना, वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्व कैसे होता है वो तो आगे की बात है, वो तो बाद में बताएंगे, बट इस तरीके के फंक्शन को आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। मतलब इसको जब सॉल्व वगैरह करेंगे हम, मतलब x इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई डी एक्स का कुछ ना कुछ आएगा आपका। वाई डी एक्स का मान लो कुछ कोई फंक्शन आ गया आपका,
कैपिटल वाई आ गया निकल के, तो इसमें कांस्टेंट प्लस सी लगा देते हैं, ऐसे आंसर करते हैं। इधर इसमें समझो तुम, मतलब आपका कोई भी फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन में तो आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में तो आप dy अपॉन dx करते थे ऐसे, तो ये जो नंबर था ना आपका वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे ये, और यहाँ पे पुट करते थे हम फंक्शन, है ना, यहाँ पे पुट करते थे ये डी अपॉन dx आपको रिप्रेजेंट करता था डिफरेंशिएशन को, और यहाँ पे जो y है वो आपका फंक्शन को दिखाता था, पता है ना। तो ये ध्यान रखना d अपॉन dx आपका डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पे हम फंक्शन को पुट करते थे। जस्ट ये इसका इनवर्स है। इसके अंदर क्या करते हैं हम ऐसे करते हैं, और यहां पे dx इसको ऐसे लिखते हैं, और यहां पे हम फंक्शन को पुट करते हैं इसमें, समझे, उसका जस्ट अलग है, उसमें डिवाइड में लिखते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई में लिख दिया fx डॉट dx, है ना, और ये इसका साइन होता है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो आओ इसका मतलब समझते हैं क्या क्या होता है इसका, कि इस सिंबल का मतलब क्या है, fx का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन fx, अब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो ना उसको यहां पे रखते हैं हम, dx जिसके साथ इंटीग्रेट करना है हमें, और ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है, इक्वल टू इसका जो भी फॉर्मूला निकल के आएगा, अभी देखेंगे कैपिटल fx क्या आया है, वो तो हम फॉर्मूला जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला होते थे ना वैसे, प्लस के c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं हम, प्लस के c लिखते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं होता हर जगह, कांस्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा रहती है उसके साथ, ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट भी साथ लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये बाद में बताऊंगा कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं हम तो ये कांस्टेंट नहीं आता है, उसमें लिमिट पुट कर देते हैं। तो पहले तो इसका मतलब ये समझो कि आप ऐसे कैसे लिखे, भाई कोई भी फंक्शन होगा ना, जैसे dy dx लिखते थे वैसे ही f डॉट dx लिख सकते हो, मतलब fx के छोटे छोटे टुकड़े dx के रिस्पेक्ट में आप उनका समेशन कर रहे हो, ओके, ठीक है सर। तो आइए इसको आगे देखते हैं, इसके टाइप्स वगैरह कुछ। तो ये दो टाइप का होता है, आपने ये तो समझ ही लिया कि सर f डॉट dx किसी भी फंक्शन का f डॉट dx करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आता है कैपिटल fx प्लस c। अब ये है इंटीग्रेशन ओनली, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो क्या होता है इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। ये क्या होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इनडेफिनेट में तो क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं देती है, कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है f डॉट dx या f डैश x, मतलब उसका डिफरेंशिएट हो रखा ऑलरेडी, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और प्लस का c लिखेंगे। प्लस का c क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, हमें ये पता नहीं कहां से कहां तक जा रहा है, ओपन एंडेड, ध्यान रखना, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा, कहां से स्टार्ट हुआ कहां से जा रहा है, बट फंक्शन है, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट वगैरह नहीं है कि कहां से कहां तक करना है हमें इंटीग्रेशन, तो उसमें प्लस का c लिखते हैं हम, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं। और यही चीज यदि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, अभी नहीं समझ में आएगा कुछ भी, जैसे क्वेश्चन आने लगेंगे तब समझ में आने लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वही f डॉट dx ही करते हो, लेकिन क्या लिमिट रख देते हो यहां से a से b तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसे कोई ग्राफ है आपका, है ना, तो x इक्वल टू यहाँ a से x इक्वल टू यहाँ b तक, x इक्वल टू यहाँ b तक आपको यही एरिया कवर करना है, तो आप लिमिट रख दोगे यहाँ पे a से b तक की। तो ये लिमिट होती है कि आपको कहां से कहां तक का समेशन करना है। अच्छा, इसमें फिर अभी इसको भी क्वेश्चन से समझोगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि f डैश x आ गया, उसका dx कर दिया हमने और इंटीग्रेशन कर दिया a से b तक, और ये जो भी fx है ना, ये जो भी कर्व दे रखा होगा हमें, कोई सा फंक्शन हो सकता है चार फंक्शनों में से, तो उसको हम कैपिटल fx लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसकी लिमिट रखेंगे,
तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को फिर इसको सब सोल्व करने के बाद में इधर लिखते हैं, इधर तो क्या लिखते हैं लोअर लिमिट, और इधर क्या लिखते हैं अपर लिमिट। फिर इस फंक्शन को सोल्व होने के बाद में, इस फंक्शन को सोल्व होने के बाद में इसमें रखते हैं पहले अपर लिमिट, और फिर रखते हैं हम लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस करते हैं, और देन उसके बाद में हम कैलकुलेट करके आंसर लिखते हैं। ऐसा समझे? अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, चलो बस ये ध्यान रखना भाई, डेफिनेट इनडेफिनेट दो तरीके के होते हैं। आओ इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूलाज भी बड़े सिंपल सिंपल है इनके। सिंपल कैसे? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आते हैं ना, तो उनके जस्ट उल्टे फॉर्मूले हैं। अच्छा देखो कैसे। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, क्या है कि वहां पे x की पावर n होता था, थोड़ा बड़ा करके देखो, वहां पे x की पावर n होता था ना, हाँ सर होता था, तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है। तो जैसे वहां पे x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता था सर, n आगे आ जाता था और एक कम हो जाता था पावर, तो ये जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा इसका मतलब इसमें क्या होगा सर, इसमें x की पावर n प्लस 1 हो जाता है, और वहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड होगा n प्लस 1, और प्लस का कांस्टेंट लिमिट नहीं है, तो प्लस का सी चलता है हमेशा। दूसरा, वहां पे याद करो log x का क्या होता था 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा सर ln x, यहाँ पे log x हो जाएगा। समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना ln x का 1 अपॉन एक्स का ln x हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कांस्टेंट आता, वहां पे कांस्टेंट का क्या होता था 0, है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट का हो जाएगा kx, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट आया तो kx का क्या होता था, k का क्या हो जाएगा यहाँ पे kx, वहां पे kx का क्या होता था पता है ना, d अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का क्या होता था वहां पे 0 होता था, सबसे पहला फॉर्मूला याद हो तो आपको, तो ये जस्ट उल्टा है उसका, है ना। वहां पे e की पावर x का क्या होता था सर, वहां पे e की पावर x का e की पावर x होता था, तो यहाँ पे भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, याद रखना। ओके चलो और देखो, यहाँ पे साइन x का क्या होगा सर, साइन x का वहां पे कोसेक्स होता था, तो यहाँ पे माइनस का कोसेक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक्स का, यहाँ पे कोसेक्स का हो जाएगा सर साइन x हो जाएगा। और भी फॉर्मूले हैं, याद कर लो, उनको भी याद कर ही लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। आपको याद हो तो याद करो, 10x का क्या होता था सर, 10x का होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा सर 10x हो जाएगा। समझे? हाँ सर। याद करो वहां पे cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का वहां पे हमारा होता था कोटेक्स का, कोटेक्स का क्या होता था कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का कोटेक्स हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा है उसका। और माइनस का भी, ये माइनस का भी अभी यहाँ पे भी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। और दो फॉर्मूले और बचे हैं, उनको भी लिख ही लेते हैं, है ना। याद करो सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, याद है? हाँ सर, सेक एक्स टेन एक्स था, याद है ना, अरे याद कर लो, ये कल डिफरेंशिएशन में कराए सारे। यहां पे देखो सेक एक्स का
और cos x का, ये रहा cos x का और sec x का क्या होता था सर, cos x x cot x x और sec x x tan x x, इसका ये है ना। तो इनके भी लिख दो। इसका मतलब इस बार इंटीग्रेशन में ये आएगा और सामने वाली साइड लिखनी है आपको। अरे इनके जस्ट उल्टे ही तो फॉर्मूले, ठीक है। हाँ सर ये बात तो है, तो आ जाओ लिखो। तो क्या हो जाएगा बताओ सर, sec x tan x का, sec x tan x डॉट dx का, सर sec x tan x का हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा सर। हाँ सही बात है। और सर cos x x और cot x x डॉट dx का सर माइनस cos x x हो जाएगा। हाँ सर, तो ये भी फॉर्मूले लिख सकते हो आप, समझ गए। अरे सब डिफरेंशिएशन के जो भी लिखे आपने उन्हीं का जस्ट उल्टा, याद है ना वहां पे। तो ये तीन फॉर्मूले तो अपने ध्यान रखने हैं कि 1/x का, 1/x और कांस्टेंट का और x की पावर n का, इनके तो ध्यान रखना है, x की पावर n प्लस 1/n, ठीक है। एलजेब्रा में 1/x आ जाए तो ln x कर दो, k की पावर k कांस्टेंट आ जाए तो kx कर दो, और e की पावर x आ जाए तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। वहां पे भी डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता था, है ना। तो ये बस जस्ट उनके उल्टे हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे बोला है देखो, एलजेब्रा में x की पावर जो n है वो -1 नहीं होनी चाहिए। -1 का मतलब सर, क्योंकि x की पावर -1 हो गया, इसका मतलब 1/x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका ln x आएगा। तो ये एलजेब्रा से इससे सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं x की पावर -1 दिख जाए, आप n+1 वाला फॉर्मूला लगाने लग जाओ, तो ये ध्यान रखना, x की पावर -1 आ गया तो n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ओके। चलो लगाओगे तो भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आप लिखोगे ना n+1 तो -1 +1 तो 0 हो गया, है ना। चलो तो ध्यान रखना एक, ओके। चलिए आगे चलिए, अब आते हैं सर इनके क्वेश्चंस करवाओ, तब जाके समझ में आएगा हमारे। तो अब इंटीग्रेशन का मतलब तो समझ गए भाई, एक साइन होता है और dx होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये साइन आ गया और ये dx आ गया, इसका ये तो इसका साइन हो गया, और ये फंक्शन आ गया x की पावर 6 और ये dx आ गया। सर इसको सोल्व करके दिखाओ तभी समझ में आएगा हमारे, तो जो ऊपर सिखाया आपने वो बैठा नहीं। आओ मैं बिठाता हूं। तो देखो आपको पता है आपका x की पावर 6 है, इंटीग्रेशन डॉट dx है, तो फंक्शन आपका क्या है x की पावर 6, है ना। हाँ तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन क्या करोगे n+1 वाला, याद करो x की पावर n होता है तो क्या लिखते हो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, अरे यही लिखते हो ना, याद रहे ना अभी अभी फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ तो सर इसमें कर दो फिर, तो सर x की पावर 6+1 अपॉन 6+1 और कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। सर ये आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो सर इंटीग्रेशन x की पावर 3 डॉट dx, अब तुम बताओ इसका, पॉज करो वीडियो को, बताओ, दिमाग में भी कर सकते हो कि सर x की पावर 3+1 कर देंगे अपॉन 3+1 कर देंगे प्लस का c, तो x की पावर 4 हुआ डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। हाँ सर इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, तो अपने को इसमें ज्यादा रूल कुछ नहीं लगाना है ना, इसमें रूल नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला जाते हैं सिंपल। चलो सर इसका करके दिखाओ, इसका करोगे तो देखो ये सिंपल फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले सिंपल फॉर्मेट में बनाओ। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, हाँ सर रूट को 1/2 लिखते हैं हम। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर -1/2 डॉट dx, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये तो n वाला हो गया ना, अरे तो n वाला हो गया तो n वाला कर दो,
एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, कितना आ गया? एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला गया तो क्या बचा हमारा? एक्स की पावर 1/2 सर, इसका मतलब 2√2 बच गया हमारा, 2√x, 2√x सर, 2√x आंसर आ गया आपका, समझा? हाँ सर, था ना इजी? तो ऐसे कन्वर्ट करके करना पड़ेगा कई क्वेश्चंस को। इसमें रूल मल्टीप्लाई डिवाइड वाले तो कोई रूल याद रखना नहीं अपने को, 10th इसमें अपने फिजिक्स में सिर्फ अपने को कांस्टेंट का ध्यान रखना है और प्लस माइनस का। जैसे उसमें तो सारे याद रखने पड़ते थे, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, पावर रूल, चेन रूल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ फर्स्ट रूल कि दो फंक्शन आ जाएं तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करके बना देना। मतलब एग्जाम्पल देके बता देते हैं कि मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको डॉट dx के साथ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब का अलग कर दो और साइन एक्स का अलग कर दो। मतलब सर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब डॉट dx प्लस साइन एक्स dx, मतलब जो भी फंक्शन प्लस माइनस में है प्लस, अब यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस लगा देते हैं, सिंपल याद रखना। तो u प्लस माइनस डॉट dx हो तो u dx प्लस v dx प्लस माइनस, ऐसे करना है आपको, ओके? रूल नंबर 2, यदि कांस्टेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लो किसी फंक्शन के आगे इंटीग्रेशन लगा हुआ है और यहाँ पे आ गया 3x² डॉट dx, तो ये जो 3 है ना, वो 3 क्या है? कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा चुपचाप। और x² डॉट dx, जैसे उसमें चुपचाप बाहर निकल जाता था ना कांस्टेंट, वैसे सिमिलर सेम है रूल, प्लस माइनस और कांस्टेंट के लिए रूल सेम है। तो इसका हो जाएगा सर 3x, फिर पावर रूल लगा देना n+1 वाला, तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस का कांस्टेंट जो भी आपका, तो 3/3 इंटू एक्स की पावर 3, सर 3 से 3 कट गया, प्लस c, तो एक्स क्यूब प्लस c आंसर आ गया। ये देखो इधर, देखा? अरे कुछ नहीं, 3 को बाहर कर लिया और फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ओके? तो रूल क्लियर है, दोनों रूल क्लियर है आपके कि सर प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस कर दो, कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल दो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है, फटाक से आंसर देना है इसका, ठीक है? आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन है कि सर 4x² माइनस 6x प्लस 2 डॉट dx, ऐसे हैं, अलग अलग कर दूं, 4x² माइनस dx माइनस 6x dx प्लस 2 dx, तीनों का अलग अलग आंसर बता दो। सर इसका तो 4x² है, 4 बाहर चला जाएगा तो x² डॉट dx, ये 6 बाहर चला जाएगा तो x डॉट dx, और इसमें 2 कांस्टेंट है, ये तो सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, या फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दो सर। हमें पता है k का क्या होता था, kx हो जाता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, समझ गए कहां से लिखा मैंने? x² को 2+1 अपॉन 2+1, इसको क्या लिखूंगा बताओ? इसकी पावर तो 1 है, तो सर इसको आप लिख दोगे 6x² अपॉन 2। हाँ सर, इसको क्या लिखोगे? सर ये तो 2 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 2x हो जाएगा, समझे? हाँ सर, समझ गए सर, परफेक्ट सर, आंसर आ गया सर आपका, समझ गए ना? ऐसे करना है आपको, ओके? कर लोगे, आई होप कर लोगे आप। आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके पास, दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? ये तो होल स्क्वायर में दे रखा है, ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है। अरे तो क्या हो गया, होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए क्या है, रूट रूट एक्स, और ये 1/√x, तो इसका रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2√x इंटू 1/√x और ब्रैकेट क्लोज्ड और dx। ओपन कर लिया अंदर ही मैंने, हाँ सर, ठीक है सर, कर लिया आपने। अब यहाँ पे इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, ओपन करके इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो पहले इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा सॉल्व कर लो। सर ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा 2, ठीक है। एक मिनट, ये सेव होने में टाइम ले लेता है कभी कभी। तो अब इसका बताओ क्या हो जाएगा। सर इसका सॉल्व हो जाएगा आपका, देखो सिंपली कर लो, इसको ओपन कर लो। तो x dx प्लस 1/x dx प्लस 2 dx, ओके, यस सर। तो इसका आ गया हमारा x²/2, इसका आ गया 1/x का ln x और इसका आ गया 2x, ओके। समझ गए? अरे 1/x का ln x भूलना मत, और 2 कांस्टेंट है, 2 का 2x हो गया, और ये तो पावर 1 थी ना, तो पावर रूल लगा दिया। चलो करते जाओ। इसको देखो, इसको कैसे करोगे सर, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 डॉट डी थीटा, ओके, अलग अलग कर लो सबको। तो सर कॉस थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस 3 थीटा 3 डी थीटा, डी थीटा की फॉर्म में, कोई बात नहीं। यहां बताओ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा का तो साइन थीटा होता है, डी कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। सर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। सर वो माइनस वाला रूल नहीं बताया आपने अभी, अभी बताते हैं, बस एक सेकंड। और 3 थीटा का 3 डी थीटा का 3 थीटा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 थीटा, समझे? अरे समझ गए ना? अच्छा इसका नेगेटिव वाला साइन भी बता देता हूं मैं, जो ये माइनस, ये कब माइनस याद रखना है ना। तो आओ एक बार फॉर्मूले पे वापस आइए, फॉर्मूले में याद करो, मैंने वहां पे बताया था कि डिफरेंशिएशन में डी के साथ जब सी आता है, मतलब सी कॉस थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया, इनके सामने इनका फॉर्मूला होता है नेगेटिव आता है। ओके, वो शॉर्ट ट्रिक वहां पे काम कर रही थी, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, इसमें जो जब आंसर आपका सी आ रहा है ना, तो सी नेगेटिव आएगा। अच्छा देख लो, सी कहां कहां पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो यहां पे आ रहा है ना, और यहां पे आ रहा है। इंटीग्रेशन में रिजल्ट नेगेटिव आता है, डिफरेंशिएशन में जो पुट कर रहे हैं वो सी हो तो नेगेटिव आता है, इतना सा ध्यान रखना है। ये देखो यहां पे सी आया, सर बड़ी तगड़ी ट्रिक है ये तो, कभी नहीं भूलोगे। अभी मैंने लिखा ना कि साइन थीटा का क्या लिखा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस का साइन ध्यान रखना, कहा कब कब, जब भी सी का आएगा ना, रिजल्ट में सी का आएगा, रिजल्ट सी से याद रखना, रिजल्ट सी से नेगेटिव। भाई जब भी रिजल्ट
जब भी रिजल्टेंट आपका सी आए, सी मतलब कोस, कोसेक, कोट, तो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाइए वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे, आपके सामने ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट बता दो। ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, e की पावर x सर प्लस, यहाँ पे dx भी आएगा, फिर प्लस x की पावर e डॉट x पर e डॉट dx प्लस e की पावर e डॉट dx। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, आपको बड़ा सिंपल लगेगा ये, बट कैसे देखो, ये जो टर्म है आपकी, ये e की पावर x है, तो e की पावर x का तो सर e की पावर x ही होता है, हमने यही सुना है। हाँ भाई सही बात है सर, यहाँ पे x की पावर e है, तो e तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। मतलब यहाँ पे बोल रहा है x की पावर 2.71, समझे, मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो वो क्या होता है, वो होता है सर x की पावर n+1 मतलब e +1 अपॉन e +1। अरे हाँ सर, और ये क्या है, ये e की पावर e है, मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का क्या होता था, k का क्या होता था kx, तो सर kx लिख दो इसका, तो k क्या है यहाँ पे e की पावर e, तो e की पावर e का क्या हो जाएगा, e की पावर e डॉट x हो जाएगा, समझे। अच्छा क्वेश्चन था, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, e की पावर e कांस्टेंट है, मतलब 2.71 की पावर 2.71। अरे तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना, है ना, और यहाँ पे x की पावर e है, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 2.71, तो ये x की पावर n वाला है ना ये तो इसमें क्या करते थे हम, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इसमें क्या करते थे हम, सर k का करते थे हम kx, याद करो कि इसका इंटीग्रेशन क्या करते थे, है ना। चलो कर लोगे, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें आपको इजीली समझ में आ रही होगी। चलो आइए यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है, y इक्वल टू सर e की पावर x माइनस 1/x+4, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, इसका भी dx और इसका भी dx, तो क्या लिख पाओगे बताओ, डायरेक्ट करें, हाँ सर डायरेक्ट कर सकते हो, तो सर y डॉट dx करेंगे हम, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, 1/x सर ln x हो जाता है, और 4 का सर 4k हो जाएगा, 4x हो जाएगा, k का kx हो जाता है, तो 4x हो जाएगा। ये लो सर आंसर, डायरेक्ट करना सीखो अब, ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा अब यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले, जैसे वहां पे पावर रूल होता था वैसे यहाँ पे पावर रूल तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने इतनी मैथमेटिक तो नहीं है, बट जितनी काम आने वाली है वो जरूर है, तो इसमें डायरेक्ट लॉजिक याद रखना, कैसे, आओ मैं बताता हूं। देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए कि ax+b की पावर n, तो वहां पे तो क्या मान लेते थे हम, और मान के फिर काम करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जो भी हमारे अंदर दिख रहा है, यहाँ पे x की जगह ax+b है, उसका सिमिलर काम करेंगे, वही x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है भाई, इसको हमने वही x मान लिया, तो ax की पावर हमने किया n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब बस आपको इतना सा देखना है कि x का कोफिशिएंट कौन है, किसका, x का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या a दिखाई दे रहा है, हाँ सर x का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है a, तो a का डिवाइड देना है और कुछ नहीं, सिंपल, वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, जो भी फंक्शन आया उसका डिफरेंशिएट करते थे वापस मल्टीप्लाई में, चेन रूल में, डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट देखना है, उसका डिवाइड देना है ओनली, बस, ठीक है। सर एग्जाम्पल से बता दो किसी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया 7x+4 की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सर इस पूरे को x मानोगे और क्या करोगे
7x प्लस 4 की पावर n+1 का फॉर्मूला लगाओ, 3+1 3+1 3+1 हो गया, डिवाइड में 3+1, ओके। और जो x का कोफिशिएंट है ना उसका डिवाइड कर दो, वो कौन है, वो सर आपका 7 है, तो 7 का डिवाइड कर दिया हमने, बस आंसर आ गया आपका। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7x प्लस 4 की पावर 4 डिवाइड बाई, ये कितना हुआ 3+1 4, 4 इंटू 7 28, तो ये 28 प्लस का C, सिंपल आंसर, ओके। तो जब भी ऐसे फंक्शन आ जाए जिसमें x नहीं है, x की जगह 7x प्लस 1 या फिर कोई भी नंबर आ जाए, तो उसमें ऐसा ही करना कि x का कोफिशिएंट देखना कौन है, बाकी उसको एज्यूम करना x, और फिर आगे क्वेश्चन करना आपको, ओके। चलो अब फटाफट और देखते हैं। जैसे यहाँ पे सर ऐसा आ गया तो 1 में आ गया, तो कोई ax प्लस b आ गया, तो आपको करना है वही ln ax प्लस b, ln ax प्लस b, और a का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है a, तो उसका a का डिवाइड दे दो बस। सिमिलरली sin x का क्या होता था सर, sin x का माइनस cos x होता था, और x का कौन कोफिशिएंट है, हाँ भाई देखो वो जो लिखा हुआ है वो भाग गया, कोई बात नहीं, अब इधर देखो sin x का क्या होता था सर, sin x का cos x होता था, बिल्कुल सही बात है, माइनस cos x होता था। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको a को देखना है, बाकी सिमिलर फॉर्मूला, x के कोफिशिएंट कौन है सर a, तो a का डिवाइड देना है आपको। जैसे cos x का क्या होता था, sin x होता था, x का मल्टीपल कौन है a, सर a का डिवाइड देना है आपको। e की पावर a ऐसा आ गया, आप e की पावर a x प्लस b आ गया, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता था, और यहाँ पे x का मल्टीपल कौन है a सर, तो a का डिवाइड देना है आपको, सिंपल। दिख रहा है क्या, इधर देखो e की पावर a x प्लस b आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, e की पावर x का e की पावर x ही करोगे, मतलब e की पावर ax प्लस b लिखोगे, बट यहाँ पे जो a है ना उसका डिवाइड दे देना, ये आंसर है आपका, बस समझ गए कि सर जो भी नंबर हो उसको एज इट इज लिखना है, x का मल्टीप्लाई देखना है, उसको डिवाइड में लिख देना है, सिंपल। आ जाइए और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है सिंपल सॉल्यूशन से देखो, आपके इसका इक्वेशन देखो तब समझ में आएगा वो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे है सर cos 2x प्लस 4, तो सर ये तो एंगल की जगह 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, हाँ। तो अभी अभी तो हमने देखा कि क्या था सर, cos था, cos 2x प्लस 4 डॉट dx, तो इस cos x का क्या होगा सर, cos x का हो जाएगा sin x, sin 2x प्लस 4, और सर जो x के मल्टीपल में है उसका डिवाइड 2, आंसर। इसमें सर ये तो 1 वाला दिख रहा है कुछ, 1/x वाला, हाँ, तो इसका क्या लिखोगे सर, इसका ln लिखेंगे, ln लिखोगे तो 4t माइनस 2, और जो t का जो मल्टीपल है ना उसका डिवाइड, मतलब 4 का डिवाइड, ये आंसर आपका, समझे, ओके। चलिए आगे चलिए, फटाफट फटाफट बता दे जाओ इनके आंसर्स। हाँ भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4x प्लस थ्री ऐसे लिखा हुआ है डॉट dx, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, e की पावर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x का मल्टीपल कौन है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस c, आंसर। सर यहाँ पे अब यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो कैसे, ये वही वापस सर 3x माइनस 4 की पावर 4 है, तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है। और ये x का मल्टीपल जो है उसका भी डिवाइड करते हैं, तो ये है 3, तो 3 का भी डिवाइड कर दो भाई, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 3x माइनस 1 की पावर 5 अपॉन ये 5 इंटू 3 15 आ गया आपका, सिंपल आंसर, समझे। सर यहाँ पे साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा सर, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा आपका, साइन का होता है हमारा कोस, तो माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस ओमेगा टी, ओके जी सर,
ओमेगा टी होता है, और जो ओमेगा है वो टी का, मतलब टी का मल्टीप्लाई कौन है यहाँ पे, ओमेगा कांस्टेंट है, तो डिवाइड कर दो, ओमेगा का डिवाइड, प्लस का सी, आंसर। साइन का कोस लिखा, माइनस कोस लिखा, और जो टी के मल्टीपल में था कौन था, ओमेगा, ओमेगा डिवाइड कर दिया। अरे जो मल्टीप्लाई में दिखे उसका डिवाइड, सिंपल। अब आ जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है सर, इसकी डिफाइन होती है, इसकी लिमिट वगैरह रहती है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही हमें समीशन करना है, ये यहाँ से यहाँ तक का ही फंक्शन देखना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें मैंने ऊपर ऊपर सिखाई थी, अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट उन्हीं का यूज करना सिखाता हूँ। आओ, तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा होगा ना, जो भी फंक्शन दे रखा होगा, जो भी इंटीग्रेशन दे रखा होगा, तो उसको इस तरीके से सोल्व करोगे आप। मतलब कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है, आपको एफ डॉट डी एक्स करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया, ऊपर हमने ये बात लिख चुके हैं, तो ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये ए, और ये बी आपकी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे वापस लिखते हैं ए और बी, और फिर बाद में फंक्शन में पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्लस का सी लिख रहे थे ना अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स की जगह बी पुट करेंगे और फाइंड वैल्यू करेंगे, फिर माइनस, फिर कैपिटल एफ में मतलब फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे और दोनों को माइनस करके आंसर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। ये होता है डेफिनेट, मतलब ये डिफाइन होता है कि यहां से यहां तक का चलेगा। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स आते हैं, और जैसे इसी को हमने एक्सप्लेन किया है ग्राफ के हेल्प से भी, कि आपको मान लो कोई ग्राफ दे रखा है और उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, तो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो वहां पे बताएगा कि यहां से लेके यहां तक, जो मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट बोल रहा था ना, वो जैसे ये ग्राफ है, ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक चलना है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इधर से गए, यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे गए ग्राफ में, और एक छोटा सा dx मान लिया। अब इस dx का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। ठीक है, मान लो इसका, इस ग्राफ का ये है ना परफेक्टली ना सिमेट्री ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिमेट्रिक ग्राफ तो है नहीं भाई, रेक्टेंगल एरिया वगैरह कुछ, तो हम क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया भी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको अच्छे से और समझो, इधर बोलता हूं मैं, इधर इधर समझाता हूं। मान लो नॉर्मल ऐसा होता ट्राइंगल वगैरह, तो आप क्या करते हैं इसका, सर इसका बेस निकाल लेते और इसकी हाइट निकाल लेते, तो ये इसकी हाइट आ रही होती और ये इसका बेस आ रहा होता, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा सीधा कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बट ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एंगल वगैरह ट्राइंगल वगैरह ये जब दे रखे होते हैं तब करते हैं। मान लो मैं तो फंक्शन दे रखा है, ओनली इक्वेशन दे रखी है इसकी, इसकी माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ इक्वेशन दे दी। अब क्या करोगे, है ना, अब क्या करोगे, तो अब इसका है ना आपको एरिया निकालना आना चाहिए, तो वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो ये एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, है ना, तो आप यहां से जाओगे x पे और यहाँ पे छोटा सा एक dx पार्ट मान लोगे, मान लो dx पार्ट मान लिया आपने। ठीक है, ऐसे छोटा सा पार्ट dx पार्ट कट कर लिया, तो ये एज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। हाँ सर बिल्कुल है, इस छोटी सी लेंथ थी, इसकी लेंथ है dx। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो dx, इसकी लेंथ dx थी, और ऊपर ये जो लेंथ थी वो y थी आपकी। तो ये तो एज ए इसका एरिया में लिखूं तो एरिया क्या लिखूंगा मैं, सर एरिया लिखूंगा y इंटू डी एक्स। एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा ना आपको, तो सर इसका मैं एरिया लिखूंगा, लेकिन ये एरिया क्या आएगा सर, ये छोटा सा एरिया आएगा मेरा डी ए, इस एरिया को क्या बोलूंगा मैं, डी ए। तो डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स लिखूंगा मैं। और यदि मेरे को इसका कंप्लीट एरिया निकालना है तो मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ऐसे डी ए डी ए डी ए डी ए बहुत सारे हैं, तो सबका समीशन कर दूं तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा सर, बिल्कुल। तो सबका समीशन करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो ये लो भाई इंटीग्रेशन कर दिया, तो अब डी ए का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे हम, और वाई डी एक्स का जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है ना वाई का, उसको पुट करके उसकी लिमिट। अब ये कहां से कहां तक का एरिया,
सर ए से बी तक का, तो ये हमारी लिमिट आती है ए से बी तक। तो ऐसे हम एरिया फाइंड कर पाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, समझा? तो ऐसे हम एरिया फाइंड कर पाते हैं किसी भी फंक्शन का। चलो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। आइए, मान लो पहले तो डेफिनेट का एक क्वेश्चन करते हैं और फिर एरिया के ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम। डेफिनेट में लिमिट दी होती है, जैसे ये फंक्शन है आपके पास 6x है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है 3 to 4। अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है आपको, तो क्या करना है, वही 6x का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है 3 और 4। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा ये कट गया 3, तो 3x स्क्वायर, लिमिट आपकी 3 to 4, 3 भी बाहर ले लो, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, तो क्या होएगा बताओ 4 का स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये 9, तो 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 21। समझ गए? बस ये लिमिट आ गई और कुछ नहीं है, कर रहे तो हम पहले जैसे काम है ना, बस ये लिमिट आ रही है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट और ये हमारी लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जब फाइनल कर रहे हैं ना हम, तो फाइनल कैलकुलेशन के टाइम यहाँ पे जहां पे भी x आया ना आपका, जहां पे भी आपको ये दिख रहा है x है ना, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है ओनली ऑन। ओके, चलिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इसमें आपने एक बार तो अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी और माइनस का साइन किया आपने और इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल। तो इसमें फाइनल आंसर आएगा, इसमें प्लस का सी नहीं लिखा हमने। ओके, चलो फटाफट करो आगे, इसका कर लोगे होमवर्क, स्टॉप करो फटाफट करो, फिर मेरा आंसर देखो। कर सकते हो 10x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का 4 डॉट dx, इंटीग्रेशन 1 to 2। चलिए भाई फटाफट फटाफट बताइए, ये आएगा 10, सर ये आएगा 10 एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा 4x। डायरेक्ट कर दिया मैंने, कांस्टेंट का k का kx कर दिया, 4x स्क्वायर का यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 2 थी, ठीक है, और लिमिट 1 से 2। बाकी आगे काम आप करोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, देखो इसको ऐसे लिख देना 10 अपॉन 3 एक्स क्यूब, अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस का ये कट गया हमारा 2 टाइम, तो 2 अपर लिमिट 2 स्क्वायर लोअर लिमिट 1, फिर यहाँ पे लिखोगे 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनको कैलकुलेट करोगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको कोसेक्स, तो कोसेक्स का क्या आएगा, हाँ भाई बताओ बताओ फटाफट। कोसेक्स का सर साइन एक्स, लिमिट सर 0 से π/3, पहले π/3 रखोगे सर साइन π/3, अरे यार रखो रखो, साइन π/3 माइनस साइन 0, सर साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई और साइन π/3 हमें पता है 60 को बोलते हैं, तो 60, तो सर साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, तो √3/2 इसका आंसर आ गया सिंपल। यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क कर लोगे, करना जरा, या चलो मैं ही करवाता हूँ, यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सर साइन x डॉट dx माइनस π/2, ठीक है, तो यहाँ पे है साइन x का होता है सर माइनस का कोस x, और लिमिट सर π/2 से
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो माइनस का पाई बाई टू, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर ले लो, तो कोस पाई बाई टू माइनस कोस माइनस पाई बाई टू, साइन का होता है माइनस कोस, ठीक है। तो कोस 90, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो आंसर आ गया इसका, सिंपल। अरे 90 90 हो गए ना दोनों। चलिए यहाँ पे सर, यहाँ पे ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है सर, ए की पावर माइनस टू टी हो गया, डिवाइड में माइनस का टू हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कांस्टेंट वाला सीखा है हमने, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ए की पावर नहीं दिख रहा हो तो आपको, टू टी डॉट डी टी और इन्फानाइट से जीरो, तो ये लिमिट हो गई इसकी जीरो से इन्फानाइट से जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का वन बाई टू बाहर आया, तो ई की पावर माइनस जीरो और यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फानाइट, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर जीरो, e की पावर जीरो सर वन हो गया, और e की पावर इन्फानाइट सर ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना है सर, वन बाई टू हो गया हमारा। समझे, करते चलो बढ़ते चलो। चलो ये भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है ये, पाई बाई सिक्स, यहाँ पे आ गया सर साइन टू थीटा डॉट डी थीटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, साइन का हो जाएगा आपका कोस, तो साइन का माइनस का कोस टू थीटा, अब यहाँ पे टू भी आ गया, ध्यान रखना, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट वाला याद करो, तो टू का सर डिवाइड दे देंगे हम, और जीरो से पाई बाई सिक्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वही वापस वैल्यूज पुट करनी है, माइनस का वन बाई टू आगे ले लो, तो कॉस टू इंटू पाई बाई सिक्स माइनस कॉस जीरो, यहाँ पे कट करोगे तो पाई बाई थ्री आ गया, तो माइनस का वन बाई टू कॉस पाई बाई थ्री माइनस कॉस जीरो, ये वन होता है, कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस थर्टी की वैल्यू होती है हमारी साइन थर्टी की, कॉस सिक्सटी है, सॉरी कॉस सिक्सटी वन बाई टू, और ये वन, और ये माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, अंदर बचा माइनस का वन बाई टू और बाहर वन बाई टू, तो वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर आंसर आ जाएगा इसका, और पॉजिटिव में। समझ गए क्या? यस सर। आ जाइए, इसके इसके एप्लीकेशन भी फटाफट देख लेते हैं, अब लास्ट अपने एप्लीकेशंस बचे। आइए, एप्लीकेशन मतलब ये इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है हमारा, ओके, फिजिक्स में कहाँ काम आएगा। तो देखो, पहले तो इंटीग्रेशन हमें ध्यान रखना चेंज निकालने के लिए काम आता है, मतलब चेंज वेंज देखते हैं ना, तो जैसे चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बताता ना अपन, चेंज इन वेलोसिटी हमें डेल्टा एक्स से दिखा देते हैं, तो हल्का सा चेंजेस कहीं आ रहा हो, जैसे डिस्टेंस, जैसे आप वेलोसिटी को क्या लिखते हो, v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, है ना, तो आप क्या लिखते थे, डी एक्स अपॉन डी टी, तो हल्का सा चेंज आया डी एक्स में डी टी में, तो उस टाइम हल्के से टाइम के लिए वेलोसिटी निकाल पाते थे आप। तो आपको मान लो डिस्टेंस निकालनी हो तो आप लिखोगे वी डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वहां पे इंटीग्रेशन काम आता है आपका x इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, मतलब v की इक्वेशन होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे उसका इंटीग्रेशन करके, डिफरेंशिएशन करके तो वेलोसिटी निकाल पाते थे, ये कब, जब x की इक्वेशन मिलती थी तो आप वेलोसिटी निकाल पाते थे। अब मान लो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, x निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे, जस्ट उल्टा, ओके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास फॉर्मूलाज लिखा हुआ है कि वेलोसिटी निकालते थे तो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन निकालते थे तो डिफरेंशिएट, लेकिन x निकालना है तो क्या लिखोगे, वी डी टी, और जो भी उसकी लिमिट वगैरह है वो रखोगे dx का, और इसका इंटीग्रेशन करोगे ऐसे, तो इसकी लिमिट रखोगे x1 से x2 तक और t1 से t2 तक, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, ओके। वैसे ही वेलोसिटी के लिए कर सकते हो आप, इससे dv इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a dt, ऐसे लिख सकते हो ना, a dv इक्वल टू a dt, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो ये फॉर्मूला बनेगा, इससे हमने ये लिखा और इससे हमने ये लिखा,
है ना। चलो, तो चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं हम यदि v दे रखा है तो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं यदि a दे रखा है तो ये चेंज निकालने के भी काम आता है। ओके, तो ये इसका एप्लीकेशन था। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 20, मतलब एक्स आई आपको 20 दे रखा है और v की इक्वेशन दे रखा है कि वेलोसिटी की इक्वेशन है ये सर, फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल टू 3। तो बताइए t इक्वल टू 0 पर ये दे रखा था, इनिशियल पोजीशन का मतलब t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 3 पर पूछ रहा है आपसे, x फाइनल पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, x पूछा है, अभी अभी मैंने बताया था कि v इक्वल टू क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt लिखते हैं, हमें पता है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, v dt। d हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, रख दो, आ गया सिंपल। तो अब इसके अंदर क्या करोगे बताओ, x जब 20 था, जब टाइम अब कितना था, 0 था, जब 3 सेकंड पे पूछ रहा है तो एक्स एफ लिख देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, लिख दो। कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना है आपको सिर्फ। सर इसको तो हम अभी अभी देखे थे कि एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू वी डी टी, तो इसका वी डी टी का इंटीग्रेशन कर दो सर, वी की इक्वेशन दे रखी है ना आपको, तो कर दो भाई। एक्स एफ निकालना है, एक्स इनिशियल 20 दे रखा है और वी की इक्वेशन दे रखी है 2t स्क्वायर माइनस 4t डॉट डी टी, लिमिट कहां से, 0 से सर 3 तक है। हाँ सर, कर दो आंसर कर दो अब, एक्स एफ माइनस 20, एक्स एफ माइनस 20 और इसका क्या लिखोगे सर, 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 3। अब आंसर आपको करना है x माइनस एफ, एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 3 पुट कर देना, तो 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, और फिर 4 इंटू टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 टाइम कट गया, 3 से एक 3 कट गया, तो यह आया 6 और ये आया 2 इंटू 9 18 और ये आया यहाँ पे 20 x, तो x इक्वल टू कितना आया, उधर गया प्लस का 20 प्लस का 6 माइनस का 18, तो x आ गया आपका, x आ गया यहाँ पे 2 और 8 आ गया आपका, समझे। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। ओके, तो इस तरीके से करने हैं अपने को क्वेश्चन, मतलब ये x का मतलब ये देखो फाइन पोजीशन को दिखाता है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस को नहीं दिखाता, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है ये। ओके, तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। चलो ऐसे यूजेज हैं इसके। ओके चलिए, अब देखो इसका अगला यूज, एरिया निकालना। एरिया तो मैंने अभी अभी बताया कि आप जब भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हो तो एरिया इक्वल टू क्या लिखते हो, वाई डी एक्स, जो भी वाई डी एक्स है उसको आप एरिया इक्वल टू ये लिख सकते हो, और जहां से एरिया निकालना है जहां से जहां तक का, उसको आप इंटीग्रेट कर दो, वहां से वहां तक उसकी लिमिट रख दो, उसका एरिया मिल जाएगा। बताया था ना अभी कि यहां से x पे जाके dx लिया और फिर dx का हमने इंटीग्रेट किया, फिर वो dA एरिया आया, याद है ना, फिर सभी dA एरिया को जोड़ने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल एरिया आ गया आपका। यही तो किया था मैंने कि ये छोटा सा dx ले लिया मैंने, इसकी लेंथ कितनी थी, y थी, याद है, अभी अभी सिखाया था मैंने। तो इसका dA एरिया क्या लिखा था मैंने कि सर y इंटू डी एक्स, और कंप्लीट एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन आ जाता है ना, इसीलिए मैं ऐसा लिख पा रहा था इसको। इसका क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, लिमिट है 0 से 3, यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया है ना वो निकालना है आपको, और इसका फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप कैसे लिखोगे बताओ सर, हम लिख पाएंगे इसको, इसी को देखो एक एक क्वेश्चन को, सर हम लिख पाएंगे इसका एरिया इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ जो y है y डॉट डी एक्स, तो y का फंक्शन रख देंगे हम, और लिमिट कहां से, 0 से सर 3 तक, तो y का फंक्शन रख दो एक्स क्यूब है डॉट डी एक्स 0 से 3, तो यहाँ पे x की पावर 4/4, लिमिट कहां से 0 से 3 तक, तो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 0 की पावर 4/4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका सर, आंसर आ जाएगा हमारा 3 की पावर 4 होती है सर 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 9 81, 81/4 आंसर आ गया सर, समझे। चलिए चलिए आगे इसका बताओ, इसका बताओ सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, ग्राफ भी दे रखा है, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअल में आपसे, बट इक्वेशन नहीं है आपके पास, और यहाँ पे भी आपको ये पूछ रहा है, बट वाई तो दिया ही नहीं ना, ग्राफ दे रखा है ये, तो आप देखो 0 से 3 लिमिट दे रखी है ना आपको, तो आप देखो यहां से 0 से 3, मतलब पहला तो यही पूछ रहा है आपसे कि यहां से यहां तक का, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिया ही तो बोलते हैं, याद करो अभी, वाई डी एक्स एरिया ही तो बोलते थे हम, 0 से 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालना है तो एरिया निकाल लो। अच्छा, तो y डॉट डी एक्स इक्वल टू 0 से 3 के लिए एरिया निकाल लो। अच्छा, इसका एरिया क्या हो गया सर, ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, लिख दो 3 इंटू 10 30, सर 30 आंसर आ गया इसका, तो वेरी गुड। तो एरिया से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन से आप एरिया निकाल सकते हो। ओके, चलो इसमें देखते हैं। सर ये 3 to 4 पूछ रहा है, ये 3 to 4 ये लो, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ वाई डी एक्स 3 to 4, तो हमें वाई डी एक्स निकालना है कहां से, 3 से 4 तक का, तो एरिया लिख दो। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 1, हाइट हमारी 10, तो सर 5 आंसर आ गया इसका, तो ये लो भाई। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके, चलो, तो एवरेज फंक्शन का मतलब हम ये भी यूज अपना इंटीग्रेशन का ही है। देखो कैसे, मान लो कोई आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी, मान लो कोई भी, लाइक आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स क्यूब है ना, लोगरिथम का कोई ग्राफ, कोई सा भी इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है, मतलब कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, उसका मान लो एवरेज वैल्यू पूछ ले आपसे, मान लो कोई भी आपका एफ एक्स फंक्शन है और उसकी आपको एवरेज वैल्यू पूछ ले कि बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो पहली बात तो ध्यान रखना, एवरेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, दोनों सेमीकोलन लगा के, ठीक है, ऐसे लेस देन ग्रेटर देन का साइन कभी भी आपको दिख जाएगी, इसका मतलब समझ जाना वो उसकी एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है। ओके, ठीक है सर, इसको सॉल्व कैसे करोगे, कभी भी किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है आपको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, y डॉट डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइड में रखते हैं, मतलब इसका मतलब अब मान लो इसकी कोई लिमिट वगैरह भी है कि a से b तक करना है आपको, तो a से b तक डाल दो, उसके बाद में क्या करोगे, ऊपर तो आपको दिख रहा ही है कि उसका क्या दिख रहा है, उसका एरिया लिख सकते हो, एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ, और डिवाइड में इस dx को क्या लिख सकते हो सर, dx को x लिखेंगे, अरे dx को x लिखते हैं, उसका कोफिशिएंट कोई है नहीं, 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x की लिमिट रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम रखेंगे सर x की जगह, dx की जगह x रखेंगे और उसकी लिमिट a से b, तो आप यहां से लिख पाओगे कि एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ, या फिर और इसकी लिमिट नीचे b माइनस ए, ऐसे, समझे। तो ये आपका एवरेज फंक्शन निकालने का तरीका है, दो तरीके हो गए आपके पास, कौन कौन से, या तो सर उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, या उसका एरिया निकाल के उसी की रेंज को, इसको बोलते हैं रेंज, ध्यान रखना, इसको रेंज बोलेंगे, ठीक है, b माइनस ए को, तो सर या तो उसका एरिया निकाल लो
एरिया निकाल के उसकी रेंज का डिवाइड दे दो, या उसका इंटीग्रेट कर दो और नीचे वापस उसकी रेंज का डिवाइड दे दो। ये है इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन कर दो और रेंज निकाल दो, तो ऐसे आप एवरेज फंक्शन फाइंड कर पाओगे। आओ एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये थ्योरी है, ये आपको समझने के लायक है, ये थ्योरी नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एवरेज ग्राफ, अभी अभी जो मैंने लिखा कि इसका एरिया डिवाइड बाई आप उसकी रेंज लिख दो, या फिर ग्राफ नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन डीएक्स और उसकी जो भी लिमिट दे रखी है ए से बी तक, वहां तक आप इंटीग्रेशन करोगे। या तो ये लगाना है या ये लगाना है, बस ग्राफ दे तो इधर वाला एरिया अपॉन रेंज, और इक्वेशन दे तो आप इंटीग्रेशन करके डिवाइड में रेंज लिख देना। सर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन से समझ में आएगा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है फंक्शन आपको कि सर फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है सर, और आपसे पूछा है सर एवरेज वैल्यू पूछा है, वो एवरेज वैल्यू पूछा है 0 से 4 तक, मतलब ये रेंज दे दिया है आपको, ठीक है। 0 से 4 के इंटरवल में एवरेज फंक्शन पूछा है, ओके। तो एवरेज फंक्शन क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया तो क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन। हाँ सर वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, और रेंज क्या लिखोगे 0 से 4 सर, 0 से 4, ठीक है सर। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, और 0 से 4 इसकी रेंज, और नीचे dx का क्या हो जाएगा x, और 0 से 4। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 4 डिवाइड में ये इसकी लिमिट रखोगे तो 4 माइनस 0। फिर आगे क्या करोगे, वही सिंपल, इसे इसको 4 को नीचे ले आओ, और नीचे 4 है ही, ऊपर बच गया हमारा x की पावर 0 से 4 और उसकी पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 4, x की जगह वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट 4 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। तो अब क्या करोगे सर 64 डिवाइड बाय 16, तो सर 4 आंसर आ गया। ये 4 इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, ध्यान रखना इस फंक्शन की। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं था, इक्वेशन थी, इक्वेशन से एवरेज निकाल दिया, या तो एवरेज ग्राफ से निकालो या इससे निकालो, ओके। चलो अब आते हैं हमारे ग्राफ्स, तो ग्राफ्स भी फटाफट देख लो, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे, और ग्राफ्स देखते हैं। अब देखो ग्राफ में सबसे पहले सर्किल, ठीक है। तो सर्किल के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सर्किल का ध्यान रखना, सर्किल की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है आपका जो ओरिजिन होता है ना, या फिर ऐसे मान लो इसका जो सेंटर है ना वो एक्स नोट वाई नोट है, और आपका जो इसकी सर्कमफेरेंस का कोई कोऑर्डिनेट है ना एक्स कोमा वाई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिख पा रहा होगा आपको कि मान लो इसका इसकी सर्कमफेरेंस पे कोई कोऑर्डिनेट है पी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। वो तो वेरी करेंगे ना, और फिक्स कौन से रहेंगे, सेंटर वाले कोऑर्डिनेट मान लो 0 एक्स नोट वाई नोट है आपके। तो आप यहाँ पे लिख पाओगे इनकी डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अब डिस्टेंस इनकी क्या होती है, रेडियस होती है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लिख पाए कि जो ये कोऑर्डिनेट, ये सेंटर है, ये फिक्स है, और इसके x1 y1 है, x और y है, तो ये वाली डिस्टेंस r है, ये फिक्स रहेगी पूरे सर्किल में। हाँ सर, तो इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे बताओ, x माइनस एक्स नोट प्लस y, दूसरे का साइन चेंज करके लिखते हैं, याद हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था, इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस इनके बीच की, बिल्कुल। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हुई, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। सर्किल की इक्वेशन हो गई भाई, ये ध्यान रखना, ओके। तो और इफ ये आपका जो सेंटर है वो मान लो 0 0 पे ही हो, मतलब आपका सर्किल ऐसे बनता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो उस टाइम आप इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, सर यहाँ पे 0 0 पुट कर दो, और क्या, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कब, जब आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे हो, मतलब ओरिजिन पे आपका सर्किल बने, अदरवाइज रैंडम सर्किल बने तो ये है इसकी इक्वेशन, अदरवाइज ये है इसकी इक्वेशन, ओके। समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया ना। चलिए
तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसकी ये इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ है, ध्यान रखना। सर्किल का, सर्किल तो सर्किल होता है ना, सर्किल की इक्वेशन ध्यान रखना यहाँ पे, ग्राफ तो तुम्हें पता ही है। या फिर याद कैसे रखोगे कि x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2 और इक्वल टू में कोई r स्क्वायर आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, उन दोनों का समीशन का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कोफिशिएंट वगैरह, ठीक है। तो यदि उनके कोफिशिएंट कुछ नहीं है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलो समझ गए। अब ये तो आपका सर्किल था, ध्यान रखना। तो ऐसी एक इक्वेशन और होती है, ठीक है, बट उसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स थोड़ा सा सर्किल जैसा ही होता है, लेकिन है ना उसमें जो ये रेडियस है ना एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, सर्किल में तो क्या दोनों इक्वल होती है, इलिप्स में दोनों इक्वल नहीं होती, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, हो सकता है ये बड़ी हो ये छोटी हो, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बने या फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर बने, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको। मतलब वाई एक्सिस की जो रेडियस है वो थोड़ी बड़ी बने ऐसे, इस तरीके से। तो ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये वाली, इसमें एक्स एक्सिस पे बड़ी है, तो ये होती है हमारी मेजर एक्सिस, ध्यान रखना, ठीक है। और ये होती है हमारी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो एक्सिस होती है हमारी। जैसे इसमें ये आपकी मेजर है और ये वाली आपकी माइनर है, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस है उसको ए से डिनोट करते हैं हम, और जो माइनर है उसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें ए और बी दे रखा है आपको। और इनके जो ये है ना, ये फोकस पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना, इनको फोकी पॉइंट बोलते हैं, इनके फोकस पॉइंट होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना हमारी, तो ये होती है इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन कैसे कैसे ध्यान रखोगे आप? सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये इलिप्स से ही, मतलब ये सर्किल से बन के आई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, इस तरीके की इक्वेशन। अब इस वाले में क्या है, ए आपका ज्यादा बड़ा है बी से, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बना, क्योंकि जो मेजर एक्सिस होगी उधर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिंचा हुआ होगा ग्राफ आपका, और ऐसा हुआ तो इसमें वाई एक्सिस की जो वो है वैल्यू वो ज्यादा होगी। मतलब आप एक तरह से ऐसे बोलो कि एक्स स्क्वायर इसमें देखो, तो इसमें आपकी मेजर एक्सिस एक्स पे थी तो ए आपका बड़ा था, ठीक है। मतलब ये एक्स के डिवाइड में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी तो इसमें बी बड़ा होगा, मतलब इक्वेशन तो वही रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे जो बी है ना वो बड़ा है ए से, ये ध्यान रखना, जो बी है वो मेजर एक्सिस को दिखा रहा है, ठीक है। बी है ना वो बी बड़ा है ए से, तो ये जब भी बी बड़ा होगा तो वाई एक्सिस की तरफ ऐसे ग्राफ आएगा, और यदि एक्स बड़ा है तो आपका इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये बी बड़ा है तब आएगी इक्वेशन आपके, मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा, ओके। तो ये इलिप्स की इक्वेशन ध्यान रखना, ऐसी इलिप्स की इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको पता अभी अभी हमने बताया था कि ऐसा ग्राफ किसको दिखाता है, सर्किल को। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब 49 आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आई सर, 7 आ गई, समझ गए। अरे इसको कंपेयर कर लिया और क्या है, बस इससे, है ना। तो रेडियस 7 आ गई। सर यहाँ पे बताओ, सी इफ द रेडियस ऑफ द 9 देन सेंटर एंड सेंटर इज ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन है और जो सी है वो बताना है, सी की वैल्यू बताना है। यदि रेडियस आपकी 9 है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है सर्किल का, तो यहाँ पे आर 9 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 का 81। तो सी की वैल्यू कितनी आई सर, 81 आ गई,
सी की वैल्यू 9 नहीं है, ध्यान रखना 81 है। सी क्या है, आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे सर ये है, इसमें माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बता दो। तो माइनर एक्सिस ये देखो, अब ये इलिप्स का देखा हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। उससे कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर 16 को दिखा रहा है और बी स्क्वायर 36 को दिखा रहा है। तो ए आपका 4 आ गया और बी आपका 6 आ गया। बताओ क्या है, मेजर ये है, तो आपकी मेजर एक्सिस हो गई बी, कितनी हो गई 6, समझ गए। और सर माइनर, ये हो गई माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गई 4, और ये x की तरफ है और ये y की तरफ है। मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा सर, y की तरफ टिल्डेड होगा ऐसे, क्योंकि b आपका क्या है 6 और a क्या है आपका 4। समझ गए, ऐसे छोटे छोटे लॉजिक लगाने हैं आपको। ओके, चलो नेक्स्ट, पैराबोला। पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ इक्वेशंस हम क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भी आपका एल्जेब्रिक है, तो या हो सकता है वो 3 में हो, है ना, लेक्चर नंबर 3 में हो, तो उसमें जाके देखना, मैंने इसको काफी अच्छे से समझा रखा है वहां पे, कि यहाँ पे x1 x2 दो रूट्स होंगे, कहाँ कट कर रहा है, तो ये, तो वो वहीं से हैं, तो उसी को उसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ध्यान रखना। तो वहां पे 4 टाइप के आ रहे थे पैराबोला, याद करो, है ना। तो वही है, यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ऊपर की तरफ खुलता है ये ऐसे, और ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ऐसे खुलता है, ठीक है। और यदि यही इक्वेशन आपकी ये y और x में है, ध्यान रखना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो y, तो जिधर की साइड स्क्वायर होता है वो स्पीड से बढ़ रही होती है वो वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो इसका मतलब x की कुछ भी वैल्यू होगी तो y बहुत स्पीड से बढ़ेगा, मतलब y स्पीड से बढ़ता है बहुत, और x की वैल्यू कुछ भी होती है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर किस पे है, x पे है, मतलब y एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ये, मतलब y की पावर 1 और x की पावर 2 दिखे तब ध्यान रखना पैराबोलिक बनेगा ऐसा। और एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे x स्पीड से बढ़ेगा, एक्स 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 की वैल्यू कुछ भी डालोगे y स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि y एक्स स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल है। x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 आएगा, x की वैल्यू 3 डालोगे तो 9 आएगा, तो y तेजी से बढ़ रहा है, तो ये मुंह जो खुला हुआ है ना इसका ऐसे, वो y की तरफ रहेगा। यदि नेगेटिव है, मतलब सर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये नीचे की तरफ खुलेगा लेकिन y की तरफ ही रहेगा, नेगेटिव y की तरफ रहेगा लेकिन नीचे की तरफ रहेगा। ओके, तो ये ऐसा है, ठीक है, इसका मुंह ऐसे खुलेगा ऐसे, और इसमें इसका मुंह ऐसे खुलेगा ऊपर की तरफ, तो जो स्पीड से बढ़ता है उसकी तरफ मुंह रहता है। ऐसे ही हम x के लिए बोल दें तो हाँ उल्टा घूम जाएगा, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो x वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब y की वैल्यू कुछ भी डालोगे x स्पीड से बढ़ेगा, मतलब x की तरफ मुंह खुलेगा आपका, समझ गए। जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला ऐसे दिख रहा है, सेकंड वाला ऐसे दिख रहा है, तो ये, अब ये कब, जब ये पॉजिटिव है तो ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा, इधर की तरफ बढ़ रही होगी वैल्यूज, और ये कब, जब ये नेगेटिव है, मतलब x माइनस वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तब ऐसा ग्राफ आएगा आपका, समझे। हाँ सर समझ गए, थोड़ा थोड़ा तो समझ गए सर हम, ठीक है। स्टैंडर्ड 4 ही पैराबोला है आपने, इनको ध्यान रखना आप, स्टैंडर्ड 4 पैराबोला है, कौन कौन से, ये सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ खुलता हुआ मुंह, जिसकी पावर कम उसकी तरफ मुंह खुला, ऐसे याद रख लेना, जिसकी पावर कम, जिसकी पावर कम उसकी तरफ मुंह खुला, जिसकी पावर कम उसकी तरफ मुंह खुला, पता है ना, जिसके पास पावर कम होती है ना उसको सब सुना के चले जाते हैं, तो जिसकी पावर कम उसकी तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की तरफ खुलेगा लेकिन नेगेटिव में खुलेगा, ये x इक्वल टू
एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब वाई की पावर एक्स की पावर कम तो एक्स की तरफ खुलेगा और पॉजिटिव है, और ये एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला याद रखना। ओके चलो आगे आ जाओ। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है अपने पास, फटाफट फटाफट देख लो। देखो यहाँ पे दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और इसका बनाए, तो मान लो इधर मैं काइनेटिक एनर्जी ले लिया और इधर वेलोसिटी ले लिया, तो किसकी पावर कम है, काइनेटिक एनर्जी की। सर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पावर कम, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है ना, वेलोसिटी की पावर 2 है, तो मुंह किधर की तरफ खुलेगा, सर जिसकी पावर कम उधर की तरफ मुंह खुलेगा। ये लो भाई, ये लो, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। आगे चलते रहो। मान लो यहाँ पे हैं x इक्वल टू 90 स्क्वायर और y इक्वल टू 3t। इसका एक्स वाई टी का ग्राफ बनाना है। ओके, तो देखो टी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, तो टी को क्या लिखोगे, y अपॉन 3, इसमें डालोगे तो 9 इंटू वाई अपॉन 3 का स्क्वायर, क्या लिखोगे सर, 9 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, तो x इक्वल टू सर वाई स्क्वायर। पावर किसकी कम, x की, तो सर x की तरफ मुंह खुल जाएगा और वो भी पॉजिटिव है, तो ये लो भाई x की तरफ मुंह खुला दिया हमने, x और ये y। सिंपल, याद रखो जिसकी पावर कम उसकी तरफ मुंह खुलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख ही लोगे। समझ गए? आ जाओ हाइपरबोला भी देख लो फटाफट। हाइपरबोला होता है जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है और कांस्टेंट के बराबर आती है तब, मतलब सर दो फंक्शन हो और दोनों की पावर 1 1 हो या इक्वल इक्वल हो, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में हो और किसी कांस्टेंट के सामने आ रहे हो, तो हम बोलेंगे सर x y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है हमारे पास। जब भी ऐसा आए, जैसे हम है ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कांस्टेंट है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो याद करो पी वी के ही प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और कांस्टेंट के बराबर आए, तो उनका जो ग्राफ होता है ना उन दोनों के बीच में, वो हमेशा हाइपरबोला होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उन ग्राफ को कैसे, सर ये इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चलते हैं, मतलब जीरो पे कट कभी नहीं करते, इनफाइनाइट से आए और इनफाइनाइट पे चले गए, इधर से इनफाइनाइट पे आए इधर से इनफाइनाइट पे चले गए, मतलब इस तरीके से ग्राफ हो सकता है आपका, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, कभी भी जीरो की तरफ कट नहीं करेगा, याद रखना। ओके, वैसे ग्राफ हमारे ऑप्टिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलते हैं। आओ, जैसे क्वेश्चन आ गया गैस कांस्टेंट आपका, ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसे हैं, एनआरटी तीनों कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी ग्राफ बनाएंगे हम, पी और वी, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा सर, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास। समझ गए? ओके सर, चलिए आगे। सर एक्सपोनेंट ग्राफ भी बता दो हमें लास्ट। एक्सपोनेंट ग्राफ होते हैं दो टाइप के, एक तो ग्रोथ और एक डिके, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ ग्राफ कैसा आता है, सर y इक्वल टू ई की पावर x है और x आपका पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ आएगा आपका ग्रोथ वाला, ऐसा ये ग्राफ ऐसा आता है, और ये कहां कट करता है y एक्सिस को, 0,1 पे, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट की तरफ जा रहा होता है, बट यहाँ पे ध्यान रखना 0,1 पे कट करता है ये, और ये इसको ग्रोथ ग्राफ बोलते हैं, ध्यान रखना। जो के होगा आपका यहाँ पे दे रखा ना y इक्वल टू के एक्स, तो के आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है एक, और यही के आपका नेगेटिव हो, मतलब y इक्वल टू ऐसे इक्वेशन हो माइनस एक्स इस टाइप की, या फिर माइनस के एक्स, तो आपका जो कांस्टेंट हो कुछ भी हो, लेकिन ये नेगेटिव हो यहाँ पे, तो आपका ये डी के ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ वाला होता है ऐसे, और ये कट करेगा वहां पे 0,1 पे कट करेगा, लेकिन ऐसा ग्राफ आता है आपका। ओके, तो सिंपल e की पावर x ऐसे और e की पावर माइनस एक्स ऐसे, समझ गए? चलो सिंपल। जैसे ये बोल रहा है कि बताइए ये ग्राफ दे रखा है आपको, आपको पहचानना है कौन सा ग्राफ है,
ठीक है, तो आपको पहचाना है। तो y सर हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर तो सर 9x² आ रहा है, 9x² माइनस 2x प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर सर x² है, तो x² है, तो मतलब ये कैसा है पाथ सर, ये पैराबोला है। अभी अभी आपने सिखाया कि पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, कम पावर उसकी तरफ मुंह खुलता हुआ, मतलब पैराबोला। कैसा ग्राफ आएगा सर, y की तरफ खुलता हुआ मुंह, y और x में ऐसा कुछ ग्राफ आएगा सर, ये वो बाद की बात है, बट ऐसा ग्राफ आएगा, पैराबोला ग्राफ, नाम बताना है आपको। ओके चलो, कैलकुलेट द एनक्लोज्ड एरिया, इसका एरिया पता करना है। अब देखो आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना यदि सर्किल होता ही है, यदि सर्किल होता तो हम रेडियस देख लेते, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें पता चल जाता कि ये 2 पे आ रहा होगा, इसका सेंटर मतलब 6 पे आ रहा होगा, तो ये इसकी रेडियस 2 आ गई, तो हम सीधा पाई आर स्क्वायर कर देते हैं और एरिया आ जाता है आपका जो भी है 2 का स्क्वायर 4 पाई आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, बट यहाँ पे है ना कुछ अलग टाइप का, ये इलिप्स है, तो इलिप्स में इलिप्स का एरिया ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर करते हो ना, तो यहाँ पे आर आर दोनों साइड एक जैसी होती थी, वाई एक्सिस में भी आर होती थी और यहाँ पे भी आर होती थी, इसीलिए आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लिख देते हो। इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ए होता है, मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है, ए और बी होता है। तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर है तो नहीं, यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे पाई ए बी लिखोगे, ध्यान रखना। तो ये इलिप्स का एरिया आ जाएगा आपका। तो क्या लिख पाओगे एरिया सर, पाई ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, 1 है ना, हाँ, तो 1 इंटू 2 सर 2 पाई आंसर आ गया इसका। पाई ए बी, ए मेजर एक्सिस, बी माइनर एक्सिस, ग्राफ से देखोगे पता कर लोगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आपकी बेसिक मैथ्स खत्म। ठीक है, इसमें बोल रहा है तो बताओ वॉल्यूम बताइए डिस्क का। तो डिस्क का वॉल्यूम बता सकते हो आप, वॉल्यूम डिस्क का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्क है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ये ऐसे है लेकिन इसकी थिकनेस है, तो ये एज ए सिलेंडर काम कर रही है। सिलेंडर का हमें पता है ना, ऐसे ऐसे सिलेंडर होता है ना, ऐसे सिलेंडर होता है। तो इस सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, अरे तो भी तो उसकी तो हाइट तो है ही ना, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है ना, ये हाइट का काम कर रही होगी। अच्छा सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम बताइए सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई इसकी हाइट कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई इसकी हाइट कर देते हैं। बिल्कुल सर, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई हाइट करेंगे, तो हाइट क्या है यहाँ पे टी है। ये लो भाई, इसका फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब पाई तो पाई है ही, आर अपना 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, और ये 2 mm है, 2 mm को मीटर में करोगे तो 10⁻³ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ गया, तो 8 पाई इंटू 10⁻³ ये आपका वॉल्यूम आ गया भाई। समझ गए, ये एमकेएस में करते हैं हम, यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तब समझेंगे भाई, सारी वैल्यूज को एक जैसे ही रखना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई और आपकी आज बेसिक मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप रेडी हो जाइए वेक्टर के लिए, तब तक ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मोटिवेट रहिए। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं तो वो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, इसको शेयर भी करना। ठीक है, ये लास्ट में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये करोगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ताकि मैं आगे वीडियोस बना पाऊँ। ओके, जब तक टेक केयर, बाय बाय।